हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सुमेरियन सभ्यता के विकास के बारे में बात करेंगे। उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, उनकी आर्थिक संरचना किस प्रकार की थी, सारी चीज़ें बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो इतने क्वेश्चन आप सही से आंसर दे पाओगे। पहला तो ये, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुमेरियन की सभ्यता कहाँ विकसित हुई और इस सभ्यता की सामाजिक संरचना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। इसका आप इसका आंसर दे पाओगे। ये नहीं पूछा सकता तो ये आपसे पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन आपका, ये सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पर विस्तृत निबंध लिखे। इसका भी आप जवाब दे पाओगे इस क्वेश्चन से, मतलब ये वीडियो से। साथ ही छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछा सकती है कि इसके विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, या फिर इनके सामाजिक जीवन, या सुमेरियन सभ्यता के समाज कितने वर्ग में विभाजित थे, नारी की स्थितियाँ क्या थी, यहाँ पे स्त्रियों की स्थितियाँ क्या थी, दासों की स्थितियाँ क्या थी। इन सब के अतिरिक्त आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कंबाइनली कि सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाले। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इसके आंसर इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आप लोग कुछ बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग क्या करनी है। अगर टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए तो आपको 9 रुपये में मिल रही है हिस्ट्री का टॉपिक वाइज नोट्स, ठीक है। जैसे इसका अगर केवल लेना चाहे आप तो 9 रुपये पेड करोगे तो इसका टॉपिक वाइज मिल जाएंगे इसकी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ। और यदि आप लोग को कंप्लीट हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो 99 रुपये में मिलेगी। और पीआईबी कम, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि पीआईबी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि करंट अफेयर डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, ठीक है। तो अगर वीकली करंट अफेयर चाहिए आप लोग को तो 9 रुपये में, मंथली चाहिए 29 रुपये में, और ईयरली के लिए आपका 99 रुपये। ईयरली वाला अभी नहीं है क्योंकि ये 2024 का दिसंबर में आपको मिलेगा ईयरली वाला, ठीक है। इसके लिए क्या करनी होगी आपको, तो इस नंबर पे 7371975393 पे आप लोग को पेमेंट करनी होंगी। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप करनी होगी, इसी सेम नंबर पे व्हाट्सअप करोगे पेमेंट करने के बाद तो सेम आपका ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा और इसका नोट्स भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुमेरियन सभ्यता का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, बैकग्राउंड हम लोग। तो सुमेरियन सभ्यता के बारे में बता दें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरियन की सभ्यता का ही विकास हुआ था। यद्यपि विद्वानों में सुमेरियन सभ्यता के लोगों के मूल निवास स्थान के विषय में मतभेद है, मतलब कि अलग अलग विद्वान मानते हैं कि इसका एरिया ये रहा होगा, इसका एरिया ये अलग अलग रहा है, परंतु अनेक इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मेसोपोटामिया में या मेसोपोटामिया के निवासी उस क्षेत्र के निवासी थे जहाँ पर दजला एवं फरात नदियाँ फिलिस्टाइन में जॉर्डन नदी के घाटे में मिलती हैं, ठीक है। दजला एवं फरात नदियाँ के इस क्षेत्र को बहुत अधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ क्रिनसेट के नाम से पुकारा जाता है, उपजाऊ क्रिनसेट। और सुमेरिया के निवासियों ने अपनी राजधानी सुमेर बनाई थी उस समय। सुमेरिया की जो राजधानी जो है उस समय वो सुमेर बनाई गई थी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का भी नाम पड़ गया उस समय से सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। इसके विकास की अगर बात करें, सुमेरियन सभ्यता के विकास की, तो मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदी घाटी में विकसित होने वाली सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता भी प्रसिद्ध हुई। इस सभ्यता से सुमेर नगर सटा हुआ था, इसी कारण से सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने ईसा से 5000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया और यहाँ की अक्काद, देखो कौन कौन से एरिया, अक्काद, बेबीलोन, अलम और मूसा आदि अर्ध सभ्य जातियों को युद्ध में हरा करके मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात मेसोपोटामिया में छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस के पुरातत्ववेदों ने सुमेर सभ्यता की खोज की और यह सभ्यता 4500 ईसा पूर्व में विकसित हुई। कई लोग मानते हैं 3500, कई लोग मानते हैं 4500, ठीक है। तो इसमें भी मतभेद है एरिया में, इनकी भी वर्ष में। डॉक्टर गोयल के अनुसार अगर देखें तो सुमेरियन सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और पश्चिम एशिया के इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुमेरियन सभ्यता को क्या है, सुमेरियन को सभ्यता का जनक कहने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मतलब कि सुमेरिया को वहाँ की पूरी टोटल सभ्यता का जनक माना जाता है, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक संरचना देखते हैं, लोग उस समय के किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सामाजिक अगर बात करें संरचना में तो सबसे पहले सामाजिक सुमेरियन समाज का ढांचा विषम परिस्थितियों पर आधारित था। यहाँ राजा और नगर राजाओं के प्रमुख समाज से पृथक थे, वे स्वेच्छाचारी थे और समाज की कोई व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती थी। किनके ऊपर, राजा के ऊपर और नगरों के राज्यों के प्रमुख के ऊपर, ठीक है। और समाज में उन्हें उच्च स्थान भी प्राप्त था। तो सबसे पहले बात करते हैं सुमेरियन समाज के विभाजन किस प्रकार से थी। तो सुमेरिया का समाज 3 वर्गों में विभक्त था।
कितने वर्गों में? 3 विभक्त था। पहला आपका था उच्च वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग और तीसरा था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, पुरोहित, उच्च पदाधिकारी तथा राज्य परिवार के सदस्य होते थे, जबकि मध्यम वर्ग में बात करें तो सामंत, कृषक, व्यापारी, व्यवसाय आदि होते थे, जबकि निम्न वर्ग में दास या फिर कह सकते हैं आप गुलाम होते थे। वैधानिक रूप से अगर कहा जाए तो वैधानिक रूप से उच्च वर्ग निम्न वर्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त कर रही थी और इन सभी में पुरोहितों को अधिक सम्मान दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि राजाओं के पहले पुरोहित ही शासन कार्य संभाले थे। पुरोहितों एवं राजाओं के बाद राज कर्मचारी एवं लिपिकों का स्थान आया। ठीक है। और मध्यम वर्ग के लोग स्वतंत्र थे और दासों की अपेक्षा अच्छी स्थिति थी उनकी। ठीक है। दास अथवा गुलाम की स्थिति सबसे खराब मानी गई है और ये हर एरिया में ऐसे देखा गया है, दासों को या गुलामों को सबसे खराब स्थिति माना गया उस समय की। इनमें से प्रायः खेती, सिंचाई तथा निर्माण कार्य करवाया जाता था। किनसे? गुलामों से या दासों से। उस समय के अगर परिवार नियोजन देखा जाए तो सुमेरियन परिवार पितृ प्रधान था। इसमें पिता का स्थान सर्वोपरि होता था। पिता का अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता था। वह उन्हें अपनी संतति मानने से मना भी कर सकता था तथा नगर से बाहर भी निकाल सकता था। विशेष परिस्थितियों में पति अपनी पत्नी को बेच भी सकता था। तो ये स्थितियां थी उस समय की सुमेरियन सभ्यता की। अगर भोजन, वस्त्र और आभूषण के क्षेत्र में बात करें अगर, तो सुमेरियन सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोग गेहूँ, खजूर, जौ आदि का भोजन करते थे। यहाँ फलों का भी उत्पादन किया जाता था। फलों में अंगूर मुख्य था इस समय और अंगूर के अधिक पैदावार के कारण यहाँ शराब का सेवन भी किया जाता था। ठीक है। उस समय यहाँ के पुरुष घुटने तक कपड़े पहनते थे, जबकि स्त्रियां कंधे से शरीर को ढकने के लिए कपड़ा लटका लेती थी। स्त्रियां आभूषण का प्रयोग भी करती थी। जो स्त्रियां उच्च परिवार की होती थी वे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण को धारण करती थी। प्रायः कंगन, कंठहार, अंगूठी, बालियां आदि आभूषण का प्रयोग किया जाता था और ये आभूषण सोने, चांदी व नीलम आदि के बने होते थे। तो ये स्थितियां देखी गई है उस समय की वस्त्र, आभूषण और भोजन के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता की। विवाह व्यवस्था कैसी थी उसकी? तो विवाह की अगर बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में परिवार के बड़े बूढ़े बच्चों का विवाह तय करते थे। मतलब कि बड़े बूढ़े की इन द सेंस कि बड़े परिवार के जो बड़े लोग हुआ करते थे या बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वही तय करते थे कि बच्चों का विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। जिन शर्तों पर विवाह तय किया जाता था उन्हें लिपिबद्ध किया जाता था। इस समय दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। दहेज के धन पर पत्नी का भी अधिकार होता था और इस धन को वह अपनी संतानों में बांट सकती थी। संतान उत्पन्न ना होने पर पत्नी की मृत्यु के बाद उसका बचा हुआ धन उसके माता पिता ले लेते थे। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। पत्नी के वैभवचारी होने पर पति दूसरा विवाह तो कर सकता था किंतु पहली पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता था। साथ ही पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नियां पुनर्विवाह कर सकती थी। अगर पति का पहले ही मृत्यु हो जाए तो पत्नी जो थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी, मतलब पुनर्विवाह की व्यवस्था शुरू था। सुमेरियन सभ्यता समाज में रखैल की भी प्रथा प्रचलित थी। रखैल से उत्पन्न हुई संतान को वास्तविक पत्नी से उत्पन्न पुत्र के संतान के समान ही स्थान प्राप्त दिया गया था। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन की अगर बात करें तो यहाँ से उत्खननकर्ता को यह डिबिया के आकार की प्रसाधन पेटियां प्राप्त हुई है जो सोने के तार से सजाई गई हैं और इस पेटिया में एक चिमटी मिली है जो संभवतः मोहों से अनावश्यक बाल को उखाड़ने में प्रयुक्त की जाती थी। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी छड़ी तथा चम्मच भी इसमें मिली हुई है और पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये विस्तृत भी श्रृंगार वस्तुएं जो हैं वो श्रृंगार करते समय काम में लाई जाती रहेंगी। इस पेटिका में लाली व काजल आदि रखने का भी स्थान था और इस प्रकार का अन्य प्रसाधन पेटियां रानी सुवध की समाधि में प्राप्त हुई हैं। किसकी? रानी सुवध की समाधि से ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और यह भी सोने के तारों द्वारा सुसज्जित है। नारियों की स्थिति अगर देखें तो सुमेरियन समाज में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था। यद्यपि वैधानिक रूप से पति को यह अधिकार प्राप्त था कि ऋण आदि का भुगतान करने के लिए वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को बेच सकता था। फिर भी व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता था क्योंकि अभी तक इस प्रकार का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिली है। ठीक है। स्त्रियों को पति से पृथक संपत्ति रखने का भी अधिकार था। वे स्वतंत्र रूप से व्यापार में भी भाग ले सकती थीं और अपने लिए दासियां भी रख सकती थीं। स्त्रियों को शासन का भी अधिकार था। बंध्या स्त्री को तलाक दिया जा सकता था। वैभवचारी स्त्री का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता था तथा उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। तो ये स्थितियां थी नारियों की। आगे बात करें मृतक संस्कार की।
तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों का ऐसा मानना था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आवश्यक वस्तुओं को ढूंढती है और इसी कारण मनुष्य की कब्रों में उनकी उपयोगी वस्तुओं को रखा जाता था। साधारण लोगों को घर के आंगन में या फिर कमरे में दफनाया जाता था तथा कब्र के ऊपर समाधियां भी बनाई जाती थी। इनकी कब्र चतुर्भुज के आकार की होती थी। इसमें मृतक को लिपटाकर या लिटाकर ऊपर से कच्ची ईंटों के मेहराब की तरह से ही सजाकर दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे शस्त्र आभूषण आदि को भी दफनाया जाता था ताकि परलोक में उन्हें उपयोगी वस्तुएं मिल सके। पुर नामक स्थान से एक राजा की समाधि मिली है जिसमें सशस्त्र शास्त्र वस्त्र आभूषण के साथ साथ रानी परिचारक विषव आदि भी दफनाए गए थे। तो ये सारी स्थिति थी समाज की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, मतलब अर्थव्यवस्था उनकी क्या थी। तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था की विधायक एवं प्रेरणादायक तीन शक्तियाँ थी। यार आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हिस्ट्री से जुड़ी जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे आप कंपटीशन की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आप लोग के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना वो कम नहीं है। आप याद करना, जब एग्ज़ाम लिख कर आओगे तब सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम से। कोई भी प्रश्न आपको पूछे जाए यहाँ से आपका सुमेरियन सभ्यता सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में या समाज के जितने भी परितंत्र है उसके सारी चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। आप यार हमेशा अच्छा करके आओगे। तो यार क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना यार, और लाइक करके बताना, और कमेंट्स तो ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कमेंट बताना यार। तो चलो आज बात करते हैं सुमेरियन अर्थव्यवस्था की। तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था की विधायक एवं प्रेरणात्मक तीन शक्तियाँ थी। इनमें वरीयता की दृष्टि से सर्वप्रथम भूमि की उर्वरता का उल्लेख किया जा सकता है। दजला फरात के तटीय मैदान अत्यंत उर्वरक थे उस समय। शरदकालीन वर्षा के फलस्वरूप उत्पन्न बाढ़ के कारण लाई गई मिट्टी के जमाव से यह भूभाग प्रतिवर्ष नवीन एवं उर्वर हो जाता था। एक और उनके उर्वर मैदान में कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो दूसरे उन्होंने सिंचाई के लिए समुचित साधन प्रदान किया था। दोनों नदियां ने जहां एक और उर्वरक मैदान निर्मित किया था तथा दूसरी ओर सिंचाई की सुविधा भी दी थी, वहीं यातायात के लिए उचित एवं सुविधाजनक मार्ग प्रस्तुत किया था इन्होंने। सुमेरियन आर्थिक संगठन में इनकी लिपि का भी विशेष योगदान माना गया है और इनकी सहायता से व्यापारिक कार्यकलाप में कुशलता आई तथा इसे व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया गया। प्रत्येक प्रमुख व्यापारिक विधियों के विकास एवं उनके नियमन में लिपि कला की भूमिका अविश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करें कृषि कर्म की या कृषि व्यवस्था की, तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि परक थी या कृषि पर आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? कृषि पर। भूमि की उर्वरता, सिंचाई विधियां के आविष्कार तथा सुमेरियन कृषि में कठोर परिश्रम के फलस्वरूप यहाँ सर्वत्र हरियाली ही दिखाई जा पड़ती है। ठीक है, कृषि के विकास एवं उसमें हल की उपयोगिता के कारण ही हेनरी लुकस जैसे विद्वान इसे हल प्रधान संस्कृति मानते हैं। तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था को एक हल प्रधान क्या मानते हैं? हल प्रधान संस्कृति मानते हैं इसे। भूमि पर नगर शासक, मंदिर अथवा सैनिक अधिकारियों का स्वामित्व रहता था, किंतु यह लोग नगरों में रहते थे। एतएव खेती मुख्यतः लागानधारी काश्तकारों या फिर दासों द्वारा की जाती थी। साथ ही बता दूं कि सुमेरियन आर्थिक गठन में मंदिरों का विशेष दखल था। इस समय तो यह माना जाता है कि सुमेरियन में देवालय की अर्थव्यवस्था के मूलाधिकार थे, मतलब कि उस समय अधिकतर मंदिर जो थे वो अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। ठीक है, अब बताया गया यहाँ पे इसी समय में तो यह माना जाता है कि सुमेरियन में देवालय की अर्थव्यवस्था के मूलाधार थी, किंतु वह अब इस धारणा में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस धारणा में मतलब कैसा माना कि इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, कुछ झूठे भी इसमें लिखी गई हैं। वास्तव में मंदिरों के अधिकार में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि तो रहती थी, किंतु यह संपूर्ण कृषि भूमि का केवल 16.5% ही थी। सुमेरियन आर्थिक गठन दो रूप में विकसित हुआ था। एक तरफ कृषि योग्य भूमि मंदिर की संपत्ति समझी जाती थी, तो जो राज्य की संपत्ति थी, जिस प्रकार प्रारंभ में इसी का अधिकार था पर बाद में शासकों का हो गया था। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाता है तो कुछ भूमि व्यक्तिगत अधिकार भी थी, जिस पर मंदिर अथवा राज्य का कोई वर्चस्व नहीं था। मुख्यतः गेहूँ, जौ, तिल, मटर एवं खजूर की खेती करते थे। इसमें भी प्रधानता जौ की ही थी। किसकी? अधिकतर जौ उत्पादन की जाती थी। मंदिरों की देखरेख में बगीचे भी लगाए जाते थे। तदुपरांत क्या हुआ, अनुत्पादन मुख्यतः गाँव में होता था। साथ ही नगर निवासी इसे कई विधियों से प्राप्त करते थे।
सामान्यतः गांव में अनाज उत्पादन कर नगरों में भेजा जाता था तथा इसके बदले में नगरों से आवश्यक वस्तुएं गांव में आती थी। नगर शासक भी गांव से कर के रूप में अनाज प्राप्त करते थे। नगर के शासक मतलब कि नगर के जो प्रमुख हुआ करते थे वो भी गांवों से टैक्स लिया करते थे अनाज के लिए और अनाज की प्राप्ति के लिए। ठीक है। आगे क्या हुआ सॉरी यार। बदले में नगर गांव को सुरक्षा प्रदान करता था। मुख्यतः अगर देखा गया है कि मुख्य पुरोहित होने के कारण तथा मंदिरों से आसन रूप से संबंधित होने के कारण भी गांव की उपज का एक भाग नगर शासक को मिलता रहता था। यह है पशुपालन व्यवस्था। कृषि के साथ पशुपालन भी प्रचलित हुई और उसमें सुमेरियन की अच्छी आमदनी होती थी। मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, बकरी व सुअर पाले जाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था की है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है। पशुपालन की उस समय की अगर इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग धंधों की, तो सुमेरियन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि, कर्म एवं पशुपालन पर आधारित थी, किंतु उन्होंने कई प्रकार के उद्योग धंधों एवं व्यवसाय का भी विकास कर लिया था। उद्योग धंधे प्राय मंदिर के नियंत्रण में थे। यहाँ पर विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। जो वस्तुओं उपयोग से बच जाती थी उन्हें बाजार भेजा जाता था। मुख्य रूप से धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा गाड़ी बनाने के उद्योग प्रचलित थे। सुमेरिया में कच्चे माल की कमी के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, तथा धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी। तांबे व कांस्य के साथ सोने, चांदी और शीशे की सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। सुमेरिया में गाड़ी बनाने का धंधा भी बड़े पैमाने पर प्रचलित था। गाड़ी के पहिए तो लकड़ी से बनाए जाते थे, किंतु इन पर तांबे या चमड़े के हाल चढ़ा दिया जाता था, मतलब ऊपर से। ठीक है। लेयर किस नामक स्थान से प्राप्त फरहेरेदार गाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम व पुरानी गाड़ियाँ हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? किस नामक स्थान से। ठीक है। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो सुमेरिया की समृद्धि में जितना योगदान कृषि और पशुपालन का था उतना ही व्यापार का भी था। यहाँ कच्चा माल उपलब्ध नहीं था तथा इसे विदेश से आयात करना पड़ता था। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इसके आप। आगे तो यहाँ पे क्या होती है, आज की सारी क्वेश्चन आंसर हमारी समाप्त होती है। इधर आपका इन डेप्थ में गहराई में है। ठीक है। गहराई में मतलब कि पूरा डेप्थ में आप जाके पढ़ सकते हो। तो आप यदि चाहो तो पढ़ सकते हो डेप्थ में जा करके। मैं आपको यहाँ पे समय दे देता हूँ। और यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको डायरेक्ट डेप्थ में मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ पे सारी चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है। तो ऐसे माना जाता है, इन डेप्थ में क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया, सुमेरिया की उत्पत्ति अनिश्चित है। वह स्पष्ट रूप से फारस की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण से आए थे। उनका साहित्य उनकी मातृभूमि दिलमुन होने की बात करता है, जो बहरीन जैसे फारस की खाड़ी के द्वीपों से एक हो सकती थी। लेकिन दिलमुन के प्रस्तावित स्थानों में उम्र व जटिलता में सुमेर की खंडहरों की तुलना में कोई खंडहर नहीं पाया गया है। सारी चीज़ की बताई गई है यहाँ पे इन डेप्थ में, मतलब इसकी गहराई में सबको बताया गया यहाँ पे आपको। ठीक है। उनके लेखन व्यवस्था, उन्होंने क्या क्या विकास किया, सारी उसकी कोच यहाँ पे सारी चीज़ दी गई यहाँ पे। ठीक है। तो चलो यार, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोग इसे सब्सक्राइब करके रखना। और यदि आपको इसका PDF या नोट्स चाहिए तो आप लोग को मैं बता दूँ, दोबारा बता देता हूँ। आप ये नंबर पे ना 7371975393 पे मुझे व्हाट्सअप करना। पहले पेमेंट करे हुए टॉपिक वाइज यदि चाहे तो 9 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करना हमें। ठीक है। 9 रुपये का करोगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पे। ठीक है। उसके बाद आपको ये टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से। क्या होंगी? टॉपिक वाइज ये नोट्स मिल जाएंगे। यदि हिस्ट्री कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 99 रुपये में। और करंट अफेयर्स अगर आप लोग को चाहिए वीकली, मंथली, ईयरली, तो वीकली के लिए आपको जो है 9 रुपये करनी होगी, मंथली के लिए 29 रुपये और ईयरली के लिए आपका 99। ईयरली आपका दिसंबर महीने में उपलब्ध होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है। और यदि आप लोग को लाइफ टाइम मेम्बरशिप चाहिए, जहाँ पे सब कुछ सुविधा आप लोग को मिलेगा, हिस्ट्री का, IB करंट पर सब कुछ, अगर सब कुछ का चाहिए परमानेंटली, अगर चाहते हैं आप लाइफ टाइम मेम्बरशिप, तो आपको 199 रुपये पेमेंट करनी होगी। 199 रुपये पेमेंट करोगे तो आपकी जो है एक ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दी जाएगी मेंबरशिप में। ठीक है। और वहाँ से आपकी सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएंगी। ठीक है। 199 की पेमेंट के ऊपर। तो यार, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर रखना। यदि आपके पास उतने पैसे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ से भी आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू यार।